नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे श्रम शक्ति भवन। तो दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की है और विद्युत परियोजनाओं को लेकर बातचीत चल रही है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यह मुलाकात हुई है और दिसंबर में प्रस्तावित है ये समिट। तो जैसा कि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है प्रदेश में, इसके मद्देनजर दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसको लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी कि कैसे इसे सफल बनाया जाए। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। विद्युत परियोजनाओं को लेकर बातचीत चल भी रही है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यह मुलाकात हुई है। तो दिसंबर में प्रस्तावित है समिट, जिसे किस तरह से सफल बनाया जाना है और किस तरह से इसे सफल बनाया जाए, इसको लेकर दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के सीएम पहुंचे हुए हैं श्रम शक्ति भवन। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से उन्होंने मुलाकात की और विद्युत परियोजनाओं को लेकर सीएम धामी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यह मुलाकात हुई है। दिसंबर में आयोजित होनी है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश में और ऐसे में इसे हर हाल में सफल बनाना सीएम पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है और इसीलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं दिल्ली। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो स्पर्श, दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने श्रम मंत्री आरके सिंह से मुलाकात भी की है और क्या कुछ जानकारी आपके पास उनके दौरे से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का ये चौथा दिन है। लगातार प्रदेश की विकास संबंधित गतिविधियों को लेकर मुलाकातें जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब से कुछ ही देर पहले ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात जो है पुष्कर सिंह धामी की होती हुई नजर आई है और उत्तराखंड की विभिन्न जल विद्युत परियोजनाएं जो है उनके संदर्भ में चर्चा यहाँ पर सीधे होती हुई जो है नजर आई है। इसके अलावा केंद्र सरकार से बिजली का जो गैर आवंटित कोटा है वो जारी करने की मांग जो है यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री की तरफ से रखी गई और इसके अलावा भी दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री लगातार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसको लेकर जो मुलाकातें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके संदर्भ में तैयारियां हैं वो जो है करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अलग अलग जो उद्योगपति हैं उनसे भी मुलाकात मुख्यमंत्री की जो है संभव बताई जा रही है। एक लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से कि प्रदेश में निवेशकों को जो है लाया जाए, सीधे तौर पर जो है उत्साहित जो है उनको कहीं ना कहीं जो है प्रोत्साहित किया जाए ताकि जो निवेशक है वो प्रदेश में जो है निवेश करते हुए जो है नजर आए। तो ऐसे में दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री लगातार बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो रही है, उद्योगपतियों से मुलाकात होगी और काफी प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो महत्वपूर्ण दिल्ली दौरा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पर्श, तो ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से तो उनकी बातचीत चल ही रही है, लेकिन आपके पास क्या कुछ जानकारी की और कौन कौन से केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात संभव है और कौन कौन से ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जिनसे वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे? देखिए, लगातार जो है कई अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात होती हुई नजर आ सकती है और महत्वपूर्ण दौरा इस लिहाज से भी है कि यूसीसी को लेकर लगातार डेवलपमेंट गतिविधियां देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। जो ड्राफ्ट है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। पिछले दौरे के दौरान प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई थी, गृह मंत्री से भी मुलाकात होती हुई नजर आई थी। ऐसे में क्या यूसीसी जो है जल्द लागू होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से शेड्यूल अभी जो है हालांकि जारी नहीं होता हुआ नजर आया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कि अन्य किन से मुलाकात होगी, लेकिन चूंकि प्रदेश में पिछले दिनों बाढ़ के हालात देखने को मिलते हुए नजर आए थे, काफी नुकसान भी देखने को मिलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जब भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश में जो केंद्र सरकार किस तरीके। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी, श्रम शक्ति भवन पहुंचे हुए हैं और उन्होंने ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात भी की है। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा हो गया है और दरअसल उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गंगनानी के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस बस में 35 यात्री सवार थे, जिनमें से कम 7 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं इस घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया है। तो उत्तरकाशी में ये बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है जिसमें 7 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं और आपको बता दें कि
हादसे में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, 28 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। कुल 35 लोग सवार थे इस बस में और मृतकों की आत्माओं को शांति मिले, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कामना की है और सीएम ने घायलों के स्वस्थ होने की भी कामना की। तो ट्वीट कर कंट्रोलर को सूचना प्राप्त हुई कि एक बस जो कि गंगोत्री से यात्रियों को लेकर आ रही थी, स्थान गंगनानी के पास बस का नंबर है UK07PA8585। ये गंगनानी के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे खाई में गिरी है। इसमें 33 यात्री सवार हैं और 2 स्टाफ है, कुल 35 लोग हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडरवे हैं, जिसमें NDRF, SDRF, पुलिस, फायर, राजस्व। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। तो नवीन, ये बड़ा हादसा हो गया उत्तरकाशी में, जहां गंगनानी के पास ये हादसा हुआ है खाई में बस गिरने से, और 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। और क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? जी मनीषा, निश्चित तौर पर गंगोत्री हाईवे पर बस हादसा हुआ है, जिसमें 7 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 28 जो यात्री हैं वो घायल हुए हैं। कहीं ना कहीं जो यात्रियों की संख्या जो बताई जा रही है वो 35 थी। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि रविवार को देर शाम 4 बजे के करीब यह घटना हुई है। और जो यह बस यात्रियों की बस गंगोत्री से दर्शन करके लौट रही थी और उसी समय यह दुर्घटना हुई है। इसके साथ ही जो राहत बचाव कार्य तुरंत वहां पर चालू कर दिया गया था। जो SDRF की टीम है वहां पर पहुंच गई थी, स्थानीय पुलिस पहुंच गई थी, SDRF की टीम पहुंच गई थी, NDRF की टीम को लगाया गया था और सभी जो यात्री हैं उन्हें निकालने का काम किया गया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पल पल की इसके लिए अपडेट भी लेते आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी घायल हैं उन्हें पूरी तरीके से चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। जो कुछ घायल हैं उन्हें राजधानी देहरादून भेजा गया है और कुछ घायलों को ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में भेजा गया है। तो शासन और प्रशासन वहाँ पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी घायलों को वहाँ से अब जो है वो निकाल लिया गया है। बिल्कुल नवीन, तो जो लोग घायल बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति अभी कैसी है? उनमें से कितने लोग गंभीर बताए जा रहे हैं? जी निश्चित तौर पर अगर घायलों की बात करें तो कुछ घायल हुए हैं, करीब 7 से 8 ऐसे जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं। और जो 28 इसमें घायलों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन जो ज्यादा घायल हुए हैं उन्हें देहरादून चिकित्सालय और ऋषिकेश एम्स चिकित्सालय भेजा गया है और उनका पूरी तरीके से इलाज किया जा रहा है। सभी वहाँ पर मेडिकल टीम को लगाया गया है कि घायलों को पूरी तरीके से जो भी इलाज है सारा कुछ मुहैया कराया जाए। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में आपदा के बीच एक बार फिर से पहाड़ दरकने की भी खबरें सामने आ रही हैं और खबर देहरादून से है, जहां प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में एक बार फिर से भूस्खलन हो गया है। मंदिर के अंदर की तरफ जाने वाले रास्ते के बाहर भूस्खलन हुआ और मंदिर में गिरे मलबे को रास्ते से साफ करवाया जा रहा है। अभी भी मंदिर में खतरे की आशंका जताई जा रही है और जैसा कि आज सावन मास का 7वां सोमवार भी है, नागपंचमी भी है और इसको लेकर मलबे की सफाई का काम भी जारी है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उधर उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन सभी जिलों में आज और कल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं अन्य जिलों में भी 24 अगस्त तक येलो अलर्ट को जारी कर दिया गया है। तो कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं और अन्य जिलों में 24 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट को जारी किया गया है। तो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर ये ऐसे जिले हैं जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसे देखते हुए लगातार प्रशासन जनता से ये अपील कर रहा है कि बहुत जरूरी जब तक ना हो वो घरों से बाहर ना निकले। और प्रदेश की स्थिति लगातार काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है इस बारिश की वजह से। कई जगह भूस्खलन की भी खबरें सामने आई हैं, तो कहीं पर सड़क मार्ग भी पूरी तरह से अवरुद्ध नजर आ रहे हैं। तो 5 जिलों में भारी बारिश के आसार को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट को जारी किया है। वहीं देहरादून समेत 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। बागेश्वर जिले में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है और बाकी के 24 जिलों में येलो अलर्ट को जारी किया गया है। और हरिद्वार से हमारे साथ विकास खरे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो विकास, प्रदेश की स्थिति बारिश की वजह से लगातार खराब होती जा रही है, चिंताजनक बनी हुई है और कई जिलों में 24 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट को भी जारी किया गया है। तो वेदर का क्या कुछ अपडेट आपके पास? मैडम, अगर हम
बात करें तो मनीषा, जिस तरह से जो है बारिश से जो है लगातार जो उत्तराखंड के हालात बहुत ही स्थिति फिलहाल बनी है। हालांकि हम बात करें तो सड़कों की जो फिलहाल अभी 247 सड़कें ऐसे उत्तराखंड की जो अभी तक जो भारी बारिश के चलते बंद हो चुकी है, कहीं भी आमजन जो लोगों को साफ के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा भी आने वाली 24 तारीख से जो 5 दिनों ये जारी किया गया है। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार फिलहाल मौसम पूरी तरह से यहाँ पर बरसात का बना हुआ है। हालांकि सुबह की हम बात करें तो सुबह भी जो यहाँ पर हल्का हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे मुझे तमाम बारिश की अगर हम बात करें तो उसको लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कहने की अगर हम बात करें तो गंगा जलस्तर की फिलहाल गंगा का जलस्तर भी पूरी तरह से जो है कहने की खतरे के निशान को फिलहाल यहाँ पर उसके पास यहाँ पर बह रहा है। तो ऐसे में जो बाढ़ चौकिया है उनको भी पूरी तरह से जो गंगा तटीय इलाके हैं जो वहाँ के जो चौकिया है उनको भी प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया, ताकि जो भी स्थानीय जो निवासी है वो भी गंगा की तरफ ना जाए, ताकि किसी प्रकार की भी जान माल का किसी को जो नुकसान का जो सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में जो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश से पूरी तरह से कहने गई साफ तौर पर आफत यहाँ पर बारिश साफ तौर पर बनी हुई है। तो उसको लेकर उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड पर है। मनीषा, बिल्कुल विकास, तो हरिद्वार सहित तमाम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है और 24 जिलों में येलो अलर्ट को जारी किया गया है। तो क्या लगता है कि कब तक जो प्रदेश की जनता है वो धूप का चेहरा देखेगी? बिल्कुल मैडम, मनीषा हम बात करते हैं कहीं के जिस तरह से जो है कहीं के आम जो जनमानस से भारी बारिश के चलते कहीं के साफ तौर पर जो काफी समस्या का पर सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो जो है नौकरी पेशा वाले लोग हो या फिर जो है मजदूर लोग, तो उनको भी जो कहने के साफ तौर पे जो खर्चे से जो साफ तौर परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी टीम भी बना रही थी, ताकि जो गरीब जो व्यक्ति उनके लिए भी जो राशन वितरण यहाँ पर करना काम किया जा रहा है। अन्य जो संस्था जो राशन वितरण यहाँ पर करी, तो ऐसा में जो तमाम जिलों के लिए जो येलो अलर्ट जारी किया गया, वहाँ पर भी जो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ बना हुआ है। हालांकि अगर हम नीचे इलाकों की बात करें, जिस तरह बात जैसे हालात मनीषा जो हरिद्वार में बने, तो उसको भी लेकर जो साफ तौर पर प्रशासन पूरी तरह से अभी भी यहाँ पर मुस्तैदी बनाया है। सरकार की जो टीम है वो भी पूरी तरह से लक्षण में जो वहाँ पर मौजूद की गई। तो ऐसा में विकास, बिल्कुल विकास, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश के हालात काफी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी मौसम को देखते हुए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। उधर हल्द्वानी में भी पिछले दिनों आई भारी बरसात के बाद शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है और ऐसे में अब नगर निगम के सामने बरसात में नहर ओवरफ्लो हो रही है। पिछले दिनों की बरसात ने नगर निगम के दावों की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी और ऐसे में नगर निगम के मेयर जोगेंद्र रौतेला का कहना है कि शहर में बरसात के पानी को लेकर ड्रेनेज सिस्टम के जरिए गौला नदी तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और एसडीबी पोषित 215 करोड़ की स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर योजना पर काम चल रहा है। साथ ही बताया गया कि प्रधानमंत्री की 2200 करोड़ की घोषणा के अंतर्गत ही ये काम होगा, जिससे शहर में जल भराव और नहरों के ओवरफ्लो के पानी से निजात मिल सकेगी। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज की आवश्यकता इस शहर को है। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज यानी कि जब आधी तूफान में पानी आता है, नालों गधेरों से पानी आता है, उसके लिए भी तैयार होने की आवश्यकता है। पहले शहर के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड बहुत थी तो पानी वहाँ समा जाता था, अब सब जगह बसासत है और लोगों ने अतिक्रमण भी किया है। कई चीज़ें, कई विषय हैं। अभी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हम लोग ने लगभग 215 करोड़ रुपए का एडीबी पोषित योजना, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस शहर को दी गई थी 2200 करोड़, उसमें एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का भी है। उसका टेंडर भी लग चुका है और उसमें बिडिंग प्रोसेस वर्तमान में चल रही है और आगे में 2-3 माह में बिडिंग प्रोसेस होने के बाद कलसिया गधेरा का पार्ट भी उसमें है, रकसिया नाला भी शहर के अंदर जो जाता है उसमें है, उसका आउटफॉल जंगल तक निकालने का भी विषय उसमें है और लगभग जितने भी शहर के अंदर बड़े नाले हैं उनका वॉल्यूम बढ़ाना, उनको भूमिगत करना, उनका वॉल्यूम बढ़ाना और साथ ही हर मोहल्ले से जो पानी आता है उसको वहीं पर जज्ब करना, यानी कि उसको वाटर को सीधे सॉइल में डालना है, इसका प्रोविज़न चल रहा है। और सभी लोगों से मेरी अपील भी है कि अपने घर का जो कवर्ड एरिया है उससे पानी बाहर ना आने दें। अपने ही वहाँ एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बनाएंगे तो लगभग 50% पानी जो रोडों में आता वो नहीं आएगा और वो 50% पानी कहीं ना कहीं शहर को ग्राउंड लेवल को, सॉइल को रिचार्ज करने में लगेगा।
उधर बागेश्वर उपचुनाव में केवल कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। वहीं उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को अपनी धवी धूमिल होने का डर भी सता रहा है और उन्होंने बीजेपी पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप भी लगाया है। अब उनके पास रास्ता कुछ नहीं है, रास्ता केवल ये है कि बसंत कुमार के विषय में कुछ गलतफहमियां पैदा करवाई जाए, बसंत कुमार को डिफेम किया जाए या बसंत कुमार का व्यक्तिगत नेचर, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये बताने का प्रयास जगह जगह पर किया जा रहा है। और इसके अलावा अब मंदिरों का सहारा भी भारतीय जनता पार्टी, धार्मिक संस्थानों का सहारा भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए करने का पहले से प्रयास करती है। अब धीरे धीरे मतलब इतने स्तर पर उनका आज की डेट में राजनीतिक वो सीमित दायरा बन चुका है कि अब बागेश्वर विधानसभा के अंतर्गत जो धार्मिक संस्थान हैं उन पर भी शायद वह कल के दिन कोई मेरे विषय में उल्टी सीधी बयानबाजियां करने लग जाएं। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबर का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।